हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होगा, यानी कि ये फुल मार्क्स इसमें 150 है। ये बीपीएससी जैसे 150 क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में 2 घंटे का, वैसे ही हम लोग टाइम एक्यूरेट देख करके और कंप्लीट करेंगे। हालांकि हम जहां जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो मैं जरूर दूंगी, ठीक है। तो ये बीपीएससी जो है 150 क्वेश्चन जैसे पूछता है उस पैटर्न पे ये है। तो देन हम लोग टाइम ज़्यादा किल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये कह रहा है कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है। क्या यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसके लिए महत्वपूर्ण है। या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों और वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है, इसके लिए प्रसिद्ध है। या फिर कह रहा है वेद के मूल्य ग्रंथों की रचना यहाँ से प्राप्त हुआ इसलिए प्रसिद्ध है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नाम मिलता है, ठीक है। और एक पूछेगा कि भाई वैदिक देवता का नाम क्या क्या था, क्या क्या उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो नाम मिलता है वो मिलता है इंद्र, ठीक है, इंद्र का। फिर दूसरा नंबर आप लिख लो वरुण का, तीसरा नंबर मित्र, और चौथा नंबर में यहाँ पे लिखता है कि नास्त, ठीक है। यानी कि ये सारे चीज जो है एनसीईआरटी फैक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, ये सारे चीजों का आपको उल्लेख मिलता है। देन आपसे ये भी पूछेगा कि ये जो है किस सदी में स्टार्ट किया गया था। यहाँ से अभिलेख वैदिक देवताओं का नाम मिला है, ये कब मिला है, तो आपको याद रखना है 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। कावेरी था, महानंदा था, ताप्ती था, इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो फिर बात है कि भाई महानदी का जब इनमें से कोई नाम नहीं था तो फिर आखिर है क्या। तो महानदी का जो नाम है यहाँ पे, ये क्या नाम है, महाभारत में इसे क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था, लिख देते हैं चित्रोपला, ठीक है, चित्रोपला। यहां से फिर चला गया, फिर से हम लिख दे, देखो महानदी चित्रोत आधा तो होगा पला, ठीक है, चित्रोत्पला, ठीक है। ये याद रखना है, महानदी का नाम महाभारत में उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और इसको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें सही कह रहा है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध जो है इस सूची में कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को पता है ऋग्वेद जो है स्तोत्र और प्रार्थना वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। तो देखो 1 का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो डायरेक्ट हमारा कट जाएगा। अभी दोनों में हम लोग एलिमिनेट करेंगे कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद जो है ये आप सभी को पता है ये कर्म कांड वगैरह से रिलेटेड है। तो यजुर्वेद जो स्त्रोत कर्म कांड वगैरह हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। सामवेद आप सभी को पता है संगीत से रिलेटेड है, स से सामवेद, स से संगीत, संगीतमय स्रोत, ये सारा आपको ऐसे ही रिलेट करके याद करना है। अथर्ववेद जो है आप सभी को पता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण, ये सारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछेगा कि कुल जो है सूक्त कितना है, तो 1088 है, ठीक है, ये याद रखना है। ऋचाएं पूछेगा तो कितना है, 10,552, ठीक है, ये ऋचाएं हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। या फिर ऋचा लिखेगा, मंत्र लिखेगा, श्लोक लिखेगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है, 10,552, ठीक है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, ठीक है। तो सेवा नहीं की थी कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो कौन नहीं किया था, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी तो होगा नहीं, फिर फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है। तो आंसर सेवा कौन नहीं किया था, तो इल्तुतमिश नहीं किया था, ठीक है। आइन यानी कि आइनुल मुल्क मुल्तानी के अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारा अधीन सेवा प्रदान करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1305 में
आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत में भेजा गया था। आप सभी को पता है कि मालवा पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आप सभी को इसमें से इल्तुतमिश नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5वें नंबर में हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो कह रहा है इसमें सही काल कालानुक्रमिक क्रम से बताइए, यानी कि पहले तुगलकाबाद किला स्थापित होता है, लोधी गार्डन बनता है, फतेहपुर सिकरी का कुतुब मीनार, कौन सा है, ठीक है। तो अपन सही मतलब इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक एक करके मिलान कर लेते हैं। देखो कह रहा है इसमें कि पहले कौन कौन सा बना। तो देखो तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर का स्थापना होता है और उसका नाम तुगलकाबाद रखा गया, ठीक है। तो तुगलकाबाद किला जो है ये कब बनता है, 1320 से 25, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1300, ठीक है, 20 to 25 में। फिर इसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन जो है ये हो जाएगा 1451, 51 से हो जाएगा 1526। तो 1500 यहाँ 26 लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसमें कह रहा है कुतुब मीनार, ठीक है। ऑप्शन सी में है कुतुब मीनार। तो अपन देखना है कि कुतुब मीनार का किस टाइम पीरियड में बना था। तो 1200 यहाँ पे लिखते हैं 1206 से लेके 1210 तक। तो यहाँ 10 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है फतेहपुर सिकरी जो है 1556 से 1605 के समय में, ठीक है, यानी कि अकबर के समय में। तो यहाँ पे सब पहले टाइम लिख लो फिर मिलान करेंगे, 1556 से 1605, ठीक है। तो अब हम लोग मिलान करते हैं कौन सा टाइम पहले है, ठीक है। तो देखो 13 यहाँ पे है, इसमें कह रहा है तो कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद तुगलकाबाद किला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तुगलकाबाद किला। इसके बाद अपन हो जाएगा 1320 और तुगलकाबाद किला। इसके बाद लोधी गार्डन हो जाएगा। फिर लास्ट में फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर से हम टिक कर देते हैं, यानी कि 3 1 2 4 ये सही इसका क्रम है। सबसे पहले कुतुब मीनार, इसके बाद जो है तुगलकाबाद किला बनता है, फिर लोधी गार्डन, इसके बाद जो है फतेहपुर सिकरी, क्योंकि 1556 से लेके 1605 जो है ये अकबर के काल में बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखो टाइम पीरियड अगर आपको याद है सबका तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ हम टिक लगा देते हैं, क्वेश्चन अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, इसके बाद तुगलकाबाद किला हो जाएगा, लोधी गार्डन हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, ठीक है। इतना अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है। तो सैयद वंश जो है इसमें अपन बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सैयद वंश जो है यानी कि सैयद वंश के सुल्तान का सही खिज्र खान, ठीक है। तो खिज्र खान का जो काल है 1414 से लेकर के 1421। तो यहाँ हम लोग 21 डाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या है, 1434 से 1445, 1434 से 45, ठीक है। इसके बाद है मुबारक शाह, ठीक है, ऑप्शन सी में है। तो मुबारक शाह जो है 1421, यानी 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 1421 से 34 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है भाई 45, ये 1400, ये हो जाएगा 1414 से लेके 1421, ठीक है, 21 से 34, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट बचता कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो इसका शासनकाल अपन देखना है कब हो जाएगा, 1445 से 1451, 1445 से 51 हो जाएगा। अब हम लोग चारों में देखते हैं कौन सा पहले आएगा, इसके बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं,
तो देखो सबसे पहले जो है 1414, तो ये आ जाएगा, यानी 21 तक ही है तो एक नंबर आ जाएगा। तो एक आएगा तो सब में एक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम लोग को बहुत ज्यादा एलिमिनेटेड करना होगा, फिर भी हम लोग मिलाते हैं। इसके बाद कौन सा है 1434 से लेके 45 तक, ठीक है। तो भाई ये 45 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद शाह, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद शाह 1434 से 45 यहाँ पे है, ये आ जाएगा। 1421 से 1434, ये 45 है ना। तो हमारा आंसर सही उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 6 का हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा एक, इसके बाद ये 2 नंबर पे आ जाएगा, इसके बाद ये 3 आएगा और ये चौथा नंबर पे आएगा। तो हमारा 1 3 2 4 यहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि पहले हो जाएगा खिज्र खान, इसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ये सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका टाइमिंग जो है 1445 से 1451, इसके अकॉर्डिंग हमारा 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। तो अपन आंसर इसका देखते हैं सही कौन सा है। तो देखो असहयोग आंदोलन आप सभी को याद होना चाहिए कब हुआ था, 1920-22 के समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा काशी पीठ बनारस, जो यूनिवर्सिटी था उस समय बनारस में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 19, फिर से यहाँ पे हम टिक कर दें ऐसे करके, असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920-22 में। फिर इसके बाद हो जाएगा काशी विद्यापीठ जो हो जाएगा, ठीक है। अक्सर बार बार क्वेश्चन पूछता है, एज इट इज इसको रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो 1921 में आप सभी को पता है, ऐसे आप लोग टेस्ट लगा चुके होंगे बहुत सारा, बट आप सभी को याद होना चाहिए। तो 1921 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर अहमदाबाद में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, ये इसका स्थापना जो है उसी समय, यानी कि 1920 के दौरान ही काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित होता है। तो हमारा आंसर एक, असहयोग आंदोलन के समय। इसके बाद हो जाएगा 1921 में काशी विद्यापीठ हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, इसके टाइम पीरियड में है, ठीक है। गुजरात जो है, यानी कि विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है 1920। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1920, ठीक है। ये है 1921, ठीक है। तो पहले 20 आएगा फिर 21 आएगा। जामिया मिलिया, ठीक है, 1920, ठीक है। जामिया मिलिया जो दिल्ली में है, इसका स्थापना हुआ था। तो ये कब होता है, 1921 में गुजरात, 1920-22, फिर 1920 के समथिंग हो जाएगा, 1921 में गुजरात वाला हो जाएगा अपन। इसके बाद हो जाएगा 1920 में जामिया मिलिया, 1920 हो जाएगा थर्ड नंबर में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, तो 1916, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, फिर से हम यहाँ पे हटाते हैं, अब हम लोग टिक करेंगे, थोड़ा ऊपर कर ले इसको। देखो 7 नंबर का कौन सा हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट टाइम देख लिए थे किसका किसका कौन कौन समय है, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-22, उसी के समय जो है ये जो है काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापना हुआ था। गुजरात का 2020 में, ठीक है, विद्यापीठ अहमदाबाद, ठीक है। जामिया मिलिया 1920, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में, जो अभी वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अपन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1916 के समय, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये तो 1916 है, तो ये काफी बैक हो जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है सबसे पहले देना चाहिए 4, इसके बाद 4, 1, 2, 3, तो ऐसा तो है नहीं, उपयुक्त सभी हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करो अपवंचन इवेजन की वकालत किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहता था, तो ये भी नहीं है। इसने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र की वकालत किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। तो हमारा कौन सा सही है। ठीक है, इसका जो हो जाएगा, जब कोई सही नहीं है, 1, 2, 3 कोई सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था। तो राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। और उसी समय जो होता है शराबबंदी जैसे आंदोलन वगैरह इसी में होता है। एंड महात्मा गांधी के जो सभी आंदोलनों में से थे, राधाबाई आगे रही हैं। ठीक है, तो 13 जून 1932 को। ठीक है, निम्नलिखित फिर है निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं भारत की विदेश नीति की घोषणा। ठीक है, तो ये तो था। फिर कह रहा है कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ये भी था, लाहौर अधिवेशन के समय हम लोग सब पढ़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी था। अस्पृश्यता आंदोलन जो था ये नहीं था। तो हमारा आंसर इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटना का सही क्रम इंगित कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सा सबसे पहले होता है ये हम लोग को देखना है। तो देखो चौरी चौरा जो होता है पुलिस कांड, जिसमें बहुत सारे जो अंग्रेज पुलिस थे उनके ऊपर जो आंदोलनकारी थे, ये मतलब उनके चौकी में आग वाग लगा दिए थे। तो ये सब हम लोग पूरा घटना देखते हैं कब कब होता है और मिलान करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, चौरी चौरा पुलिस कांड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद उग्र भीड़ पुलिस थाना को जलाया, ये भी सही है। फिर इसके बाद है गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये भी सही है। और गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी इसमें सीरियल वाइज ऑलरेडी एक दिया हुआ है। ये पहले जो होता है चौरी चौरा में पुलिस पहले गोलीकांड होता है, फिर जो उग्र जो भीड़ के संगठन थे उस पे वो लोग क्या करते हैं, पुलिस थाना को जला देते हैं। फिर इसके बाद गांधी जी तक ये न्यूज आता है, तो गांधी जी से आंदोलन को स्थगन करते हैं और इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी करके 6 वर्ष की सजा दिया जाता है। ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान, फिर से थोड़ा ऊपर कर दे क्वेश्चन, ये रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो आप सभी को पता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी को, तो ये निष्ठुर बर्बादी है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो आप सभी को ऑलरेडी में भी याद होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर या विदेशी वस्तु को जलाए जाने के लिए निष्ठुर बर्बादी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर, आरंभिक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है चौथी सदी में प्राकृतिक भाषा का स्थान संस्कृत
ने ले लिया, ठीक है, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, थोड़ा सा हम इधर देख लें। गाइस इसमें डबल डबल पेज मेरे ख्याल से ये हो चुका है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग एक कवर कर चुके हैं ये वाला पेज, है ना, डबल इसमें सिलेक्ट हो गया, खैर कोई बात नहीं है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग 14 नंबर पे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कितने तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है, और इसकी बातें करें तो एक तीर्थंकर हुए जिनमें से तीर्थंकर ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ नाम लिख देते हैं। पहला जो तीर्थंकर यहाँ पे जो ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है उनका है नाम ऋषभनाथ, ठीक है, और दूसरा तीर्थंकर का नाम जो है अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि। तो ये याद रखना है, ये कहाँ उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, 2 आदमी का नाम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे। तो कनिष्क के समकालीन जो थे आप सभी को पता है चरक और सुश्रुत, ठीक है। चरक और सुश्रुत जो थे ये कुषाण काल के चिकित्सक थे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर थे, और कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। चरक की पुस्तक चरक संहिता आप सभी को पता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित मध्यकाल के दौरान भारत आने वाली विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे हम लोग को विचार करना है, फिर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। कह रहा है इसमें मध्यकाल के दौरान भारत आने वाली विदेशी यात्रियों के बारे में कथनों पर विचार करना है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ये आपसे कह रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मार्को पोलो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था, ठीक है, यानी कि हम लोग को सही देखना है कौन सा सही है। तो कह रहे हैं मार्को पोलो जो था ये मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था, ठीक है, ये आपसे कह रहा है। तो आप सभी को पता है कि मार्को पोलो जो था ये वेनिस इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था, ना कि ये मोरक्को का था। तो हमारा 2 तो गलत हो जाएगा। अब देखो 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अबू रजाक ने विजयनगर का दौरा किया था, ठीक है, तो ये गलत है। अबू रजाक विजयनगर का दौरा जो है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अबू रजाक ने विजयनगर की दौरा किया था, क्योंकि ये देवराय द्वितीय जो था 1422 से 46 के समय में ईरानी राजदूत अबुल रजाक विजयनगर का दौरा किया था, तो नूनीज पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ भी गलत, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा, यानी कि आप एलिमिनेशन मेथड का जरूर उपयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर का प्रिय और संतों का राजा कहा जाता था, ठीक है। तो ईश्वर का, एक मिनट गाइस वेट, हाँ ये रहा, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर का प्रिय या संतों का राजा कहा जाता था। तो आप सभी को पता है ये किसे कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769 ईस्वी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा अपन यहाँ पे गलत देखना है, गलत है तो ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि टीपू सुल्तान, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच नहीं हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, हैदर अली के बीच हुआ था, हैदर अली, ठीक है।
टिप्पू सुल्तान के बीच नहीं, तो हमारा एक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। मद्रास की संधि अप्रैल 1769 में हैदर अली की शर्तों के तहत हस्ताक्षरित की गई थी, यानी सिग्नेचर हुआ था, ये सही है। टिप्पू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपटना में फ्रांस और मैसूर के बीच साझेदारी के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का विष लगाया, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा गलत जवाब पूछना है, यानी कि कौन इनमें से स्टेटमेंट गलत है, तो वो एक गलत है। ठीक है, तो एक जब गलत है तो हमारा केवल बी हो जाएगा, केवल बी गलत है, यानी कि बी आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी कि 1857 जो है उस समय जो थे, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो थे ये गवर्नर जनरल थे, और इसमें कौन सा सही जवाब है, सॉरी गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन नहीं थे उस समय, कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन नहीं थे। लॉर्ड कर्जन का तो हो जाएगा 1905 के समय लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ही 1957 यानी 1857 तक, 1857 उस समय लॉर्ड डलहौजी के कार्य चलता था। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। बैरकपुर में 1857 के विद्रोहियों को दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन शोर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो ये बिल्कुल नहीं थे, तो एक और दो गलत। अब अगला हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पामस्टन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो केवल 3 सही है, लेकिन हम लोग को चुनना है गलत कौन कौन है, तो 1 और 2 गलत है। फिर से यहाँ हम टिक लगा दे, 1 और 2 जब गलत है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग को ऑप्शन कौन सा गलत है, तो 1 और 2 गलत है, 3 तो हमारा सही था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे गलत है। देखो गाइस, एक बार गलत है कि सही, यहाँ जहां भी एग्जाम देने जाना टिक कर लेना। ठीक है, कि आपको टिक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर चुनना है। ठीक है, तो कह रहा है पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदी का विस्तार था और 1748 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। सेकेंड कर्नाटक युद्ध यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण हैदराबाद के सिंहासन के उत्तराधिकारी का विवाद था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए पांडिचेरी को संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है सही है, 1 और 2 जब सही है तो हमारा केवल 3 गलत है, तो 3 देखो कहाँ है, केवल यहाँ पे है। ये सब जो हो जाएगा 2 और 3 तो होगा नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन है जो गलत है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, ये बताना है। सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। तो कह रहा है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को एक अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। एक भारतीय सुधारक राजा राम मोहन राय सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के इन्हीं के कहने पे, इन्हीं के फोर्स करने के कारण कि आप एक इन्होंने कहा था कि फोर्सफुली विलियम बेंटिक को कि सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून बनने की बिल्कुल मैंडेटरी है, तभी जाकर के ये होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता है। अल्मेडा यहाँ पे विलियम बेंटिक का काल, अल्मेडा का काल, जमीन आसमान का फर्क है ना। फिर कह रहा है कि 1882 में मुगल सम्राट अकबर ने यह देखने के लिए निरीक्षण किया कि नियुक्ति की किसी भी विधवा की सती होने के लिए मजबूर न किया जाए, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
गाइज यूपीएससी पैटर्न पे बिल्कुल बनाया गया है। आप लोग हिसाब से पढ़ पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेट नहीं आए, एक एक ऑप्शन पढ़ना है, एलिमिनेट करना है, फिर आंसर देना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कौन सा कह रहा है कि सही है, ठीक है। तो सही अब हम लोग देखते हैं पढ़ के। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके समाप्त कर दिया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन को संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो ये भी सही है, ठीक है। भारत का राजस्व यानी कि रेवेन्यू अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, तो हमारा सही बताना है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसमें सही बताना है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर देना है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियायतों के लिए संघ पर एक आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन उपलब्ध किए गए थे। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर के ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही उत्तर है ये चुनना है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अंतर इसमें क्या है, ठीक है। जहां तक अगर हम लोग 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है और संप्रभु है, किंतु भारत संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामलों उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठों को भेजा जाता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व जो है सही है। तो अपन सही हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। देखो इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कह रहा है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति, विधायिका जो है न्यायपालिका के जवाबदेह है, ठीक है। विधायिका जो होती है कानून जो बनाता है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ठीक है। तो ये सही है। विधायिका जो होती है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक सही है, ठीक है। यानी कि 1 से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्योंकि भारत में क्या है शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो दो टाइप का है, संसदीय और अध्यक्षीय। यानी कि भारत में जो है ग्रेट ब्रिटेन के अकॉर्डिंग संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोग अपनाए हैं। आप सभी को पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका जो होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका और नियंत्रित होती है, और न्यायपालिका जो होती है कार्यपालिका विधायिका को कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है, और राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में आर्टिकल 371 ए से लेकर के 300 यानी कि 3711 अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ राज्य के किंतु नागरिकता इकहरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नागरिकता
यानी कि एक है लेकिन वहां पे डबल चलता है, राज का भी और एक जैसे कि हमारे यहाँ ना केवल एक ही चलता है लेकिन वहां अमेरिका में दो है। तो ये तो हमारा आंसर ये जो है दो गलत हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा चेक करते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है तो अगर विदेश में कोई भी नागरिकता अगर ले लेता है सपोज करो तो हमारा यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो केवल व केवल एक सही है। आप देखो एक किधर है, डी वाला में ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण, यानी कि कह रहा है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट की बातें कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्ण वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य का ये विवाद आया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत संविधान के, यानी कि इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, बौद्धों से है, जैन से है, सिख से है, लेकिन पारसियों से नहीं है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। यानी कि भारतीय आर्टिकल की हम लोग बात करें 25 सब क्लॉज 2 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2। ठीक है, ये याद रखना है। हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, जबकि पारसी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये अपन बताना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सही बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, बिल्कुल सही है भाई। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार, ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 74(3) के अनुसार ये सही नहीं है। तो हमारा 4 जहां जहां है पहले काटो, यहाँ पे 4 खत्म, 4 खत्म, तो 1 2 3 किधर है, यहाँ ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है कि ये 1976 में, यानी कि इसके जो शर्त वगैरह था नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में, और वर्ष की बात करें तो ये 1976 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, तो उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अपने राज्य में राज्यपाल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर इसके बाद राज्य के गवर्नर, फिर ये जो होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद होते हैं लोकसभा जो होता है उसके मेंबर, अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर लोकसभा, फिर मुख्य न्यायाधीश वगैरह, भारत सरकार के फिर कैबिनेट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सही उत्तर बताना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में स्वीकृत है। ठीक है,
तो ये देखना है कि कौन सा सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, आर्टिकल 108 में संस्वीकृत है, तो ये बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुआ था, ठीक है, तो ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो ये नहीं है। तो हमारा एक तीन जहां जहां पहले उसको काटेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आंसर एक हो जाएगा, ठीक है, यानी एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तीन गलत है तो तीन जहां जहां उसको हटा दो, फिर ऑप्शन एक ही बचता है, तो ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट गाइस, हम लोग 32 क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं देखे, पहले एक बार चेक कर ले। 32 नंबर, देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं देखे है ना, कह रहे हैं कुछ छूट रहा है। देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय यानी कि डिसीजन कौन करेगा, ठीक है। लाभ के पद का जो निर्णय है राष्ट्रपति और राज्यपाल करेगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है भारत में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 ये सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुआ था, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाई मिस्टेक मैंने शायद लगता है कि ए बताई थी, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तीनों सही है, ठीक है। तीनों एक ही से रिलेटेड है क्योंकि 1959 पर 6 और 9 मई को 1961 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक कार्य यानी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल पारित हुआ था 1977 को, ठीक है। और 16 मई 1978 को ये आयोजित हुआ था तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 के समय हुआ था, जो आतंकवाद निरोधी विधेयक 2002 के संदर्भ में लाया गया था। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर कह रहा है सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन कौन सम्मिलित है। इसमें कह रहा है बजट का प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल सही है। बजट पर चर्चा, ये भी है। विनियोग विधेयक को पारित करना, ये भी है। लेखा अनुदान नहीं है, ठीक है, लेखा अनुदान नहीं है। वित्तीय विधेयक की पारित करना, ये भी है। तो देखो अब चार कहाँ का है उसको काटो, तो चार यहाँ है, यहाँ है, तो एक दो तीन पांच, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एड होक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, यानी कब होती है, तो ये बताना है। कह रहा है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, इसके लिए होती है, तो ऐसा नहीं है। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और उनसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद ही न्यायालय की बैठक में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है कि हाँ अगर हमें जरूरी लगता है तो फिर उनके उपस्थिति के होने के कारण फिर सभी को बुलाया जाता है, राय मशुरा लिया जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट उनको नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेट गाइस, थोड़ा सा वीडियो मूव हो गया इधर उधर। हाँ ये रहा क्वेश्चन, तो हम लोग 35 नंबर देख लिए हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 36 नंबर। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, यानी कि गलत है। कह रहा है चौसा के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है यह हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, ठीक है। तो देखो हुमायूं और ये कह रहा है कि चौसा का युद्ध जो है
यानी कि इसमें बताना है अपन कौन सा गलत है। तो यह हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। चौसा बिहार के बक्सर में है, बिल्कुल सही है। यह युद्ध सोन नदी के किनारे हुआ था, बिल्कुल सही। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, ये भी सही है। तो हमारा गलत बताना है। तो कौन गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो यानी कि इसमें सही सत्य नहीं है, तो गलत है, तो वो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और यह युद्ध जो था 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार के राज्य बक्सर जिले में हुआ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि गलत बताना है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम बताना है, क्या हो जाएगा? कह रहा है बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, या फिर जहांदार शाह, या फिर बहादुर शाह। फिर इसमें कह रहा है अकबर द्वितीय, जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। फिर इसमें कह रहा है बहादुर शाह अकबर, बहादुर शाह, इसके बाद अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह। तो इसका सही कालक्रम जो हो जाएगा वो पहले आ जाएगा आपको बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। वेट गाइस। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ के महासचिव जिन्होंने आदिवासी लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है। 38 नंबर क्या हो जाएगा? हरिजन सेवक संघ के महासचिव जिन्होंने आदिवासी लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बातें करें तो आदिवासी शब्द का पहली बार आदिवासी लोगों को समर्पित है और विट्ठल ठक्कर द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता था। 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सदस्य किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी इस आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये तो प्रयोग ठक्कर बप्पा, उसके अकॉर्डिंग तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन याद करो, हरिजन सेवक संघ के महासचिव जिन्होंने आदिवासी लोगों के संबंध में, क्वेश्चन पढ़ो आप, तो महासचिव जवाहरलाल नेहरू उस समय बने थे। केवल अगर पूछता कि केवल आदिवासी शब्द का प्रयोग तब होता ठक्कर बप्पा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1857 के विद्रोह के पश्चात, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात सैन्य व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए किस कमिश्नर का गठन किया गया था? तो कौन सा कमिश्नर का गठन किया गया था? पील कमीशन का, पील आयोग का, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41, तिरुनेलवेली का दंगा किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा ये कहाँ पे है? ये तिरुनेलवेली, ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो अधिकार शाह आलम द्वितीय के साल में किया था। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन, मनोरंजन जैसी सेवाएं का उनके अंतिम उपभोक्ता का खरीदने जाने पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये आप सभी को बताना है। यानी कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन, मनोरंजन जैसी सेवा उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने को कहा जाता है, तो उपभोग वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी जाती है? औसत लागत, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन की जो प्रति यूनिट कुल लागत जो है
किस नाम से जानी जाती है? औसत लागत, ठीक है। फिर 45 नंबर कह रहा है जब कुल उपयोग अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उपयोगिता जो है उसका जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो कह रहा है किस आधार पे किया जाता है? कर्मचारियों का सेवा शर्तों पे, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या पे, या फिर गतिविधि की प्रकृति पे, या स्वामित्व पे। तो हमारा सही आंसर स्वामित्व हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर। किसी भी उत्पादन के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है। तो एमआरपी का क्या अर्थ होता है ये आप सभी को बताना है, ठीक है। देखो तो इसमें कह रहा है मार्जिनल रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मोनोपोली रिटेल प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम रिसाइकिल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका सही जो हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाएगा। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मारवी सजम के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है। विकास का तीसरा स्तर क्या है? सामवाद, ठीक है। सामंतवाद, सामवाद कह रहे हैं, सामंतवाद 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्क्सवादी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मार्क्सिज्म, ये हिंदी थोड़ा गलत लिख दिया है, मार्क्सिज्म होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है सामंतवाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 में कह रहा है गिफिन वस्तु को संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? आय प्रभाव के प्रतिस्थापन प्रभाव से कोई संबंध नहीं है, प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक मजबूत है, या फिर आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है, या आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है आय प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना एमआरपी का एक आउटपुट है? तो एमआरपी का आउटपुट क्या है? नियोजित आदेश अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन लागत योग को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कुल लागत, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है, ठीक है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये आप सभी को बताना है कौन सा हो जाएगा। जस्ट अभी हम लोग देखते हैं, देखे हैं जॉन मेनार्ड किंग्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। देखो मोनोपोली का मतलब होता है कि सपोज करो कि अगर बहुत सारा जनसंख्या है, मान लो कि अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, और वहां पे एक ही दुकान है। अब आपको कोई सामान लेना है, वो जिस दाम में देगा भाई आपको उसी दाम में लेना है, क्योंकि वहां दुकान ज्यादा है ही नहीं, तो उसका तो भाव ऐसे ही बढ़ा रहेगा। अगर वहीं पे 3-4 दुकानें रहता तो उसको कंपटीशन ज्यादा हो जाता, तो उसको तो मोनोपोली नहीं कहेंगे। लेकिन स्पर्धा की कमी जब होता है, यानी कि कंपटीशन नहीं होता है, तो उसको मोनोपोली इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? ठीक है, तो सादिश राशि कौन सा हो जाएगा? संवेग, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संवेग, संवेग जो होता है, संवेग ये वेग पर निर्भर करता है, जो एक सादिश राशि है, ठीक है। हर्ज में क्या नापा जाता है ये बताना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। ये सूची दिया है, सूची 1 और 2 इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है उच्च वेग
ठीक है। देखो, एक का एक हो जाएगा ऊंच वेग, ये हो जाएगा मैक, ठीक है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम 2 हो जाएगा, बी का 2। दाब जो हो जाएगा पास्कल, सी का 3। ऊर्जा जो हो जाएगा जूल, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर 1/1000, यानी कि 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नैनोमीटर होता है, तो एक नैनोमीटर जो होता है ये 10 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सीएम यानी सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। तो किससे? सेंटीमीटर से गुना करने पर, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 61 कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह क्या है? ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट जो है किसके समतुल्य होता है ये बताना है। 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बताना है कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। ये कह रहा है हवाई जहाज तथा पोतों को गति नॉट में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको 115 मील प्रति घंटा के बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रदरफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभि के आकार की कोटि निम्नलिखित में होती है, तो कौन सा होती है? 1 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। फिर चौथा कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। 70 नंबर कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो ये यूरेनियम है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है एक ही प्रकार की परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है, ठीक है। नेक है समस्थानिक C14 संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? पृथ्वी की आयु निर्धारण करता है, ठीक है। गोल कृमि नीमोटोड से होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइलेरिया, ठीक है। नीमोटोड से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है, ठीक है। जैसे नहीं देखते हाथी पाँव बोलते हैं, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो ये नहीं है ये बताना है। देखो बरूथी, मकड़ी, बिच्छू ये तीनों जो है एक प्रजाति का है, लेकिन नहीं है तो ये केकड़ा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो ये कौन सा करता है? कोशित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर इसमें कह रहा है 77 नंबर, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं, तो श्वेत चींटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव में होमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये हो जाएगा केचुआ, ठीक है, केचुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, गम्बूशिया, ठीक है, गम्बूशिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। गम्बूशिया हाल ही में न्यूज में था, याद रखना है, ठीक है। गम्बूशिया का उपयोग जो होता है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। गम्बूशिया एक मछली की प्रजाति है जो मच्छर के लार्वा पर जीवित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो पंखहीन कीट जो है कौन सा है, रजत मीनाभ हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा उड़ान रहित पक्षी, ये हो जाएगा कीवी। अपाद, अपाद जो है ये हो जाएगा सर्प। और फुफ्फुसहीन प्राणी ये कुर्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का मिलाओ किधर 2 है, तो ये रहा 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का 1 यहाँ भी है, सी का 3, सी का 4, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ करूँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लिग्रीन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनीला हेम्प किसका उदाहरण है, तो मनीला हेम्प किसका उदाहरण है, फ्लोएम रेसी का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका को लचीलापन का कारण क्या होता है, तो ये स्थूलोतक के कारण लचीलापन होता है, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। वायु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो हो जाए उत्प्लवन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, मृत मृद मृदतक किस प्रकार का उत्तक है, ये हो जाएगा सरल उत्तक है, ठीक है, यानी कि जाइलम एक जटिल उत्तक है और इसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्क्लेरेन काइमा बोलते हैं कोशिका, ठीक है, जिससे बना होता है, जो मृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने उत्तक जनपर्त की कार्य प्रणाली उनका भविष्य सुनिश्चित बताया गया, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेंस्टीन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग प्राणी है, तो वेल जो है स्तनपायी प्राणी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, ये सरीसृप के पक्षी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे वे रोकता है, तो वो पंख जो उसका होता है ना, यानी कि उसका जो विंग होता है, वो विंग को क्या करता है, विंग्स को फैलाता है ऐसे ऐसे, दोनों देखते हैं आप, दोनों तरफ उसका, उसी के कारण वो रोक लेता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है, तो ये मेढक में, ठीक है, यानी मेढक में ब्लड जो होता है, यानी कि प्लाज्मा को जमने दिया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है और रक्त के कोशिका तत्वों को फंसाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कोशिका और जो फाइब्रिनोज जो होता है, मतलब उसमें इंक्लूडेड होता है, जिसके कारण ये बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है ब्लड सस्पेंडेड, ये मेढक में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है 92 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खून नहीं पाया जाता है, खून नहीं होता है,
सॉरी खून कह रहा है, खुर खुर नहीं पाया जाता है, तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है, बाकी हिरन, जेब्रा, घोड़ा ये सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो संगम जो है वो हो जाएगा भेड़िया, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है हम लोग को, इसका व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो व्यवस्थित अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले मछली 2 नंबर हो जाएगा, इसके बाद उभयचर आ जाएगा 1 नंबर, इसके बाद आ जाएगा सरीसृप 3 नंबर और फिर पक्षी 4 नंबर सीरियल वाइज। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 95 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विश्व की, एक मिनट पेन सिलेक्ट कर ले, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में, यानी कि सिंकुनला टनल जो है ये लद्दाख में है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री रिसेंटली न्यूज वगैरह में दिया था, आप सभी को पता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोटक कर दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग का कारगिल में इसका निर्माण किया गया है, सिंकुनला सुरंग, ठीक है। ये आप सभी को वैसे न्यूज वगैरह तो आप लोग देखते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षा के लिए नई नीति लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, तो प्राथमिक इसका कारण आप सभी को बताना है, ठीक है। तो कह रहा है उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्यों ऐसा करेगा भाई? यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो, परीक्षा की अवधि कम करना, परीक्षा शुल्क कम करना, नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है किस भारतीय वित्तीय चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सुनहरा धागा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य क्या है? स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, ऐसा नहीं है। विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है ये हो जाएगा 82वां नंबर भारत का है, ठीक है। देखो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पे है, ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, ये 6 जो देश है ये सभी लगभग टॉप नंबर पे हैं, ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? ठीक है, तो कितने देशों में घूम सकते हैं? तो 58 देशों में वीजा मुक्त घूम सकते हैं, यानी वीजा बिना वीजा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी की प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया है? ठीक है, तो ये कब दर्ज किया गया है? 22 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड के किए गए सबसे गर्म दिन पर वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान क्या था? तो 17.10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 17.10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसूनी वर्षा किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? तो कौन सा फसल की सहायता मिलती है? गेहूं, जौ, मकई, राई, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, गन्ना, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, सेब, संतरे। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, फसल की बातें करें, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। IMD के अनुसार जून से लेके सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्ष क्या है? तो 50 साल का औसत वर्ष बताना है 87 सेंटीमीटर से 35 इंच, ठीक है, 87 सेंटीमीटर यानी कि 35 इंच, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट गाइस थोड़ा मूव हो गया, 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि इसमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब फैलता है? तो मध्य जुलाई में फैलता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि 30 जून मतलब
लग 30 जून अप्रॉक्स या फिर ऐसे 15 जून के समथिंग इंटर कर जाता है तो हमारा मध्य जून हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन है 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट का नाम क्या है, ठीक है। तो पहला रॉकेट का नाम अपन बताना है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्निबाण, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, कह रहा है मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग मैगन्सल कार्लसन को हराया है, ठीक है। तो किसको हराया है, तो ये शतरंज में हराया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, गीतानास नौसेदा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन दो संगठनों से साझेदारी की है, ठीक है। तो ये किन दो देशों से साझेदारी किया है, ये आप सभी को पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईआईटी बॉम्बे, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, 77वीं विश्व सभा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। तो इस किसको नियुक्त किया गया है, ये आप सभी को बताना है, ये हो जाएगा अपूर्व चंद्रा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3V16 एक है, यानी कि 3V16 यानी कि 3V16 एक है, ये क्या है, ठीक है, ये मैथ की क्वेश्चन है, बताना है क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक है, ठीक है, यानी पूर्णांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है 10,025 यानी 10 करें 11,025 यानी 1125 के गुणों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका संख्या ज्ञात करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 100 देखो, अब इसको सोल्व करेंगे ना काफी टाइम लगेगा और पता चलेगा कि 150 क्वेश्चन है और काफी टाइम खींच लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर a बराबर 0.84181818 डॉट 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 तो a के निम्नतम भिन्न रूप में गुणक और भाजक के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है। तो अंतर इसमें बताना है कितना होगा, ये हो जाएगा 87, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 5 क्रमागत सब संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्या की तुलना में 36 अधिक है, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से अधिक 3 अधिक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने के योग्य है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 57,528, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो वह शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी को बताना है वह शेषफल क्या होगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 36, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है 222.01 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो ज्ञात करने के बाद कितना आएगा 14.9, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करने की किसी संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम कितना आएगा, ये आएगा 81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
120 नंबर किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या का 1/5 भाग से 3 अधिक संख्या है तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। उत्तर बिहार में हम कर्नाटक कह रहे हैं, सॉरी गाइज, उत्तर बिहार, ठीक है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? ये किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये किया गया था 1324 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के द्वारा कौन सा, यानी शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फिर से थोड़ा ऊपर बढ़ा दे, इसको दिखने में थोड़ा लगेगा। देखो शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया, कह रहा है जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये तो था नहीं भाई, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, ये भी नहीं, रुपए की प्रचलन नहीं, सॉरी शेरशाह के द्वारा पूछा जा रहा है ना, 1 मिनट फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूं। शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्ती प्रणाली, भारत की डाक व्यवस्था, रुपए का प्रचलन, सभी चीज, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर नगर किससे जीता था? तो ये किससे जीता था, ये आप सभी को बताना है, ये हो जाएगा दाऊद खां करानी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो मुगल बादशाह अकबर जो था 1574 में अफगान सरदार दाऊद खान को पराजित करने के बाद पटना आया था, ठीक है, ये याद रखना है। और पटना का नगर किससे जीता था? तो दाऊद खां करानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है, ठीक है, तो ये बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन के द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है, सही है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी ठीक है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी फिर से टिक करें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो सबसे कम यानी कि क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में बताना है, तो कैमूर हो जाएगा, फिर जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 126 नंबर कह रहा है उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? चीनी, जूट और कागज, दवा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चीनी, इसके बाद जूट आएगा, फिर कागज उद्योग, फिर दवा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पूर्ण चयन अनुज्ञापित स्वीकृति की गई है, ठीक है। तो ये 127 का हो जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर ये सोना घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ी में, तो उपयुक्त दोनों जगह, यानी कि ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। नेपाल की सीमा के स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, ठीक है। तो नेपाल से कौन कौन सा है जिसका सीमा लगता है, तो ये बताना है। देखो बिहार, इसमें पश्चिमी चंपारण भी लगता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 130 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था 29 जून 1968 को, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छह आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुआ था? ये बताना है अंतिम बार कब हुआ था, ये हुआ था मई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है किस आर्टिकल में बिहार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये गठन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है? 315, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज पूछेगा, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का इसका गठन पूछेगा तो 1 अप्रैल
याद रखना है आप लोग को, 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 1949। फिर से यहाँ लिखें, 1 अप्रैल 1949। उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा जब 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होता है, इसके बाद जो है 1949 के समथिंग ये इसका गठन होता है। अधिनियम पूछेगा तो 1935, अगर एक्ट पूछेगा तो 261, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी को पता है, हाजीपुर है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 135 नंबर क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार कब संगठित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1933 को संगठित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा भारत की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है डुरंड रेखा भारत की सीमा निर्धारित, अफगानिस्तान हम लोग ऑलरेडी जो ज्योग्राफी का था उसमें हम लोग सब ये सब करा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस मध्याह्न रेखा के साथ भारत ने नई दिल्ली सह शताब्दी के सूर्योदय की पहली रोशनी का अनुभव किया था? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है। 2 डिग्री 30 पश्चिम, या फिर 82 डिग्री 30 82.5 डिग्री पूरब, 92 डिग्री 92.5 डिग्री पश्चिम, या फिर 92.5 डिग्री पूरब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पूरब में 92.5 डिग्री पूरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिक्किम से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा किससे होकर गुजरता है? तो किससे गुजरता है होकर के? राजस्थान से, ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ है? पश्चिमी बिंदु कह रहा है, यानी कि यहाँ गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये गुजरात वाला पोर्शन में आप सभी को बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 पूरब गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, इसको फिर से टिक करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा की ये सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, मिर्जापुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है? तो कितने से गुजरता है ये आप सभी को बताना है, तो ये 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक चीज पूछेगा कौन कौन, तो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सारा आप सभी को याद होना चाहिए। 23.50 के कोण पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, केंद्र शासित पूछ रहा है, यानी यूटी के बारे में, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 10.4%, ठीक है, भारत का टोटल भूभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के हिस्सों शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है ये आप सभी को बताना है। तो देखो, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित के हिस्से शामिल नहीं है, तो यानी कौन सा शामिल नहीं है, तो पंजाब शामिल नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। यानी कि ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम बंगाल से बड़ा है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
147 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो भारत की सबसे गुजरात का है, आप सभी को पता है। लगभग कितना है इसका लंबाई 1600 किलोमीटर के समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कंप्लीट करने के यानी कि लगभग खत्म होने वाला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। देखो अब पूछ रहा है नहीं लगता है, तो लगता है तो मेघालय लगता है, त्रिपुरा मिजोरम नहीं लगता, मणिपुर नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य है। तो अभी हम लोग देखे हैं मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 150 निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। भूमिगत सुरंग जो है सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइज ये रहा टोटल आपका क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो है 150 यानी फुल टेस्ट है, और हम लोग 1 घंटा 25 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटा में कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन करते तो पता चला 3-4 घंटा खींच लेता 1.5 घंटा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कराई है, क्योंकि फुल लेंथ है। ऑलरेडी हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट कर चुके हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। एंड हम लोग और भी करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 1800-1900 MCQ बीपीएससी नए यूपीएससी पैटर्न के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। लगभग 7 से 8 वीडियो में उसे हम पूरा यानी कि टोटल ऐसा करेंगे ना हम लोग, जैसे कि 1 साल का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें है। तो 1-1 महीने का करेंगे तो 12 दिन में 12 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 महीने का पूरा कंप्लीट करना है। तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।